डीजल को एक मुश्किल तो यह है कि वो 12वां खिलाड़ी है। यही नहीं, वीडियो टेप्स की बुनियाद पर ब्लैकमेल करने पर उन्होंने मरियम नवाज को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने 22 तारीख के बाद 22 फरवरी के बाद उन्होंने सारी अपनी एंगेजमेंट्स ख़त्म कर दी। वो इस्लामाबाद में जाके बैठ जाएंगे और वहाँ पे सिर्फ जोड़ और तोड़ करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज का दिन बहुत अफसोसनाक है। आज एक सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन कराची स्ट्रीट क्राइम की भेंट चढ़ गए। अतहर मतीन बच्चों को स्कूल छोड़कर घर वापस जा रहे थे जब उन्होंने लुटेरों को एक शख्स को लूटते देखा, जिसे बचाने की कोशिश लुटेरों ने अतहर मतीन पर गोलियां बरसा दी और वो शहीद हो गए। आप अंदाजा करें कि इनके बच्चों पर क्या गुजरी होगी जब इन्हें वालिद पर टूटने वाली क़यामत की खबर मिली होगी। इन्हें तो यकीन ही नहीं आया होगा कि अभी जिनसे प्यार भरी बातें करके वो स्कूल पहुंचे, उस शफीक बाप को लुटेरों ने जान से ही मार डाला। ये कर्ब बड़ा कर्ब है जिसका दूसरे अंदाजा ही नहीं कर सकते। और सितम देखिए कि इस कर्ब से, इस अजियत से रोज रोज कराची वाले गुजरते हैं। रोशनियों का शहर जुर्म के अंधेरों में डूबा है और राहबर मजम्मती बयानों से काम चला रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि कराची के हवाले से बड़ा कदम उठाना होगा, मगर सवाल यह है कि बड़ा कदम कौन उठाएगा। कोई भी मामला, इसे लेकर विफाक और सिंध में नया मुकाबला शुरू हो जाता है और नतीजा कराची वालों को महरूमियों की शक्ल में भुगतना पड़ता है। अब भी सियासी राहबरों की नजर सियासत पर है। अपोजिशन हुकूमत गिराने के लिए तहरीक अदम इत्तेमाद के नारे मार रही है। ये बार खाली जाने की सूरत लॉन्ग मार्च से भी डरा रही है। पीपल्स पार्टी 27 फरवरी से लॉन्ग मार्च के शेड्यूल का ऐलान कर चुकी है। पीटीआई की तरफ से अली जैदी जवाबी लॉन्ग मार्च के ऐलान कर रहे हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि अदम इत्तेमाद वालों पर इनके घर वालों को भी एतमाद नहीं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अपोजिशन का जो भी प्लान है वो इसका सामना करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। लग यूं रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन को जवाब देने के लिए खुद मैदान में निकल आए हैं। आज मंडी बहाउद्दीन में वज़ीर आज़म का अंदाज बड़ा जारहाना था। जहां उन्होंने नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने की गलती तस्लीम की, वहीं अपोजिशन क़यादत को धोकर रख दिया। सबको नए नए खिताब दिए। कहा एक भगोड़ा मियाँ और एक छोटे मियाँ है। वज़ीर आज़म ने कहा इन डाकुओं के गुलदस्ते में एक शख्स है जिसे मैं मौलाना नहीं कहूँगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि ये डीजल हर 3 महीने में लोगों को इकट्ठा करके कहता है कि हुकूमत गिरा दो। इसकी सबसे बड़ी वजह है 30 सालों के बाद पाकिस्तान की असेंबली डीजल के बगैर सोलर पर चल रही है। डीजल को एक मुश्किल तो यह है कि वो 12वां खिलाड़ी है। यही नहीं, वीडियो टेप्स की बुनियाद पर ब्लैकमेल करने पर उन्होंने मरियम नवाज को भी तनकीद का निशाना बनाया। एनआरओ ना देने की भी फिर तकरार की। वज़ीर आज़म कहते हैं कि वो अपोजिशन के प्लान के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल यह है कि वज़ीर आज़म जलसे करने क्यों जा रहे हैं। क्या जलसों की बजाय इन्हें अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए? इन जलसों का मकसद बल्दियाती इंतखाबात हैं या फिर आम इंतखाबात? इसी से आगाज़ करेंगे। बाबर डोगर और गुलाम साहब मेरे साथ हैं। बाबर साहब, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव इमरान खान साहब नजर आए हैं। हाल ही में हमने इतना एग्रेशन नहीं देखा। ये लोगों को देखकर एक जज्बा उनमें आ जाता है या ये प्रेस के ऊपर जिसकी वजह से कर रहे हैं? बल्कि इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, ज़रा देखिए जारहाना अंदाज इमरान खान साहब। यानी तमाम तकरीर जो है ना, उसके अहम तरीन पहलू हमारी टीम ने बड़े अच्छे तरीके से निकाले। बाबर साहब, डार मुंशी, बड़ा भगोड़ा मियाँ, छोटा मियाँ, दिल छोटा, डीजल मौलाना, टेप मरियम, क्या कहते हैं आप? उसामा साहब, मुझे फ़याज़ुल हसन चौहान साहब याद आ गए। ये इमरान खान साहब की ये जो मैं सारी तकरीर सुन रहा था तो मुझे फ़याज़ुल हसन चौहान याद आ गए। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले उनके साथ एक बैठक हुई, दफ्तर आए। मैंने उनसे पूछा कि चौहान साहब, इतनी महंगाई है, बेड़ा गर्क हुआ है, तो किस तरह से आप आगे इलेक्शन में जाएंगे? क्या नरेटिव होगा? क्या आवाम को बताएंगे? उन्होंने कहा जी बड़ा सिंपल है, प्राइम मिनिस्टर ने हमें पहले ही कह दिया और वो हर ब्रीफिंग में कहते हैं। जब हमसे कहते हैं कि ये महंगाई है, उन्होंने कहा जी हमने अगला इलेक्शन भी इसी बात पे लड़ना कि ये सारे चोर हैं। अच्छा, ओह, तो मैंने कहा ये महंगाई, बेरोज़गारी, ये सारा कुछ। उन्होंने कहा जी इसको कौन पूछता है, इशू ये है कि ये जो सौदा बिकता है वो बेचना है। हमने यही नारा लगाना है कि जनाब ये सारे चोर थे, इन्होंने मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया
और यही हमारा लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सर वहाँ जलसे में, सर जज्बा वो नजर आ तो रहा है। खैर लोग तो सर कल पीटीआई नून लीग का आएगा, वहाँ भी रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे। अच्छा, इशू ये है, आप तो जनरल पब्लिक से जाके पूछे ना, ये अब 22 करोड़ 23 करोड़ की आबादी में से 10-15 हज़ार लोग जो हैं जो वहाँ पर इकट्ठे किए गए हैं, आप उनसे सारी 22 करोड़ आवाम का एनालिसिस नहीं लगा सकते। खैर आगे अब हम सर्वे उसामा पे साहब बात करेंगे। मुझे एक बात बताएं, इमरान खान साहब ने जो आज कहा कि जी मियाँ साहब आप बेघोड़े हैं, बाहर जाके बैठे हुए हैं, मेरा उनसे एक सवाल है कि मियाँ साहब अगर बीमार नहीं थे, अगर उनके प्लेटलेट्स 2000 नहीं थे, तो उनकी सारी रिपोर्ट जो थी वो सर्विस अस्पताल में पेम्स में तैयार होती रही। वहाँ पर सरकारी डॉक्टर थे, मिनिस्टर थी, ऊपर से चीफ मिनिस्टर था, ऊपर से आपकी सारी गवर्नमेंट थी। अगर वो आप सबको चूना लगा के चले गए तो मेरा पहला सवाल ये बनता है कि क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए कि क्या नवाज शरीफ बीमार था या नहीं था, और अगर नहीं था तो फिर जाली रिपोर्टें किसने बनाई? कोई एक तो जिम्मेदार होगा, पिम्स का हेड जिम्मेदार होगा, मिनिस्टर जिम्मेदार होगी, सेक्रेटरी हेल्थ जिम्मेदार होगा, वजीर आला जिम्मेदार होगा, किसी एक पे तो जिम्मेदारी आएगी। क्यों नहीं इन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन की? अगर नवाज शरीफ बीमार नहीं था, जाली रिपोर्टों पे वो इनको फ्रॉड दे के चला गया, इन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं? दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तकरीबन अच्छा। 3.25 साल हो गए उसामा साहब इनकी गवर्नमेंट को। सही है। अब मुझे एक बात बताएं कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान में है, जरदारी साहब पाकिस्तान में है, बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान में है, फरियाल तालपुर पाकिस्तान में, फिर पार्टी की सारी लीडरशिप, नून लीग की जितनी लीडरशिप पाकिस्तान में है, एहसन इकबाल जितने भी हैं सर, वो तो सारे ही बाहर हैं, कोई एक अंदर नहीं है। किसी एक को इस टेन्योर में तो सजा नहीं हुई, कोई एक नाम बता दे जिसको इस टेन्योर में सजा हुई हो, कोई भी नहीं है। कोई 1 रुपया आप किसी से निकलवा सके हो, 1 रुपया नहीं। हाँ, मैं ये ज़रूर हिसाब लगा लें कि गवर्नमेंट का अभी तक कितना पैसा लगा है, जो लंदन टीमें भेजी गई, जो इनको पकड़ पकड़ के शहबाज को जहाज़ पे बैठा के इस्लामाबाद नेशनल असम्बली के इजलास में लेके जाते रहे, और इनकी सारी जो जेलों में इनके जो नखरे उठाते रहे, कितना खर्चा आया था वो कौम को बता दें, और निकाला क्या इनसे, अच्छा वो आपके सामने। अच्छा, ये बताएं गुलाम नबी साहब कि ये जो तकरीर है ये बाकायदा एक जलसे की लगती है, तो आपको क्या लगता है ये बल्दियाती इलेक्शन के लिए है या जनरल इलेक्शन के लिए है? क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि शरीफ बरादरान के लिए पैगाम है कि कप्तान इनके हर प्लान के लिए तैयार है, तो ये कौन सा प्लान है जिसके लिए वो तैयार है? ये सबसे अहम बात तो ये है कि बाहर निकलने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई बाहर, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास तो वैसे स्टेट मीडिया है और यहाँ पे भी बैठ के जो मर्ज़ी बोल सकते हैं, जो मर्ज़ी कह सकते हैं। कुछ जगहों पे ऐसी बातें करनी होती हैं, कुछ जगहों पे इस तरह के ख़यालात का इजहार करना होता है कि उसके लिए पब्लिक गैदरिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। आज जो तकरीर सुनाई दी है वज़ीर-ए-आज़म साहब की, वो एक वज़ीर-ए-आज़म की स्टेट्समैन की तकरीर तो बिल्कुल नहीं कही जा सकती, उसको आप एक अपोजिशन लीडर की तकरीर कह सकते हैं। हुकूमत तो अमल करती है, हुकूमत तो एक्ट करती है, हुकूमत तो फैसले सादर करती है, हुकूमत तो गवर्नेंस के करके दिखाती है, डूअर होती है गवर्नमेंट। वो तो अपनी नाकामियाँ, महरूमियों का और इस तरह के उल्टे सीधे नामों का, तो वो कतन इस तरह का इजहार जो है वो स्टेट्समैन तो नहीं करता। अब अगर मौलाना को बार बार कहते हैं डीजल के बगैर चल रही है, मौलाना साहब के फर्जंदे अर्जमंद सामने बैठे होते हैं, आप अगर वहाँ पे आते हैं कौमी असम्बली में तो आपको पता होना चाहिए कि ये तो मौलाना फजल रहमान साहब के साहबजादे वहाँ पे बैठे हैं जी, और फिर भी आप कहते हैं। और दूसरी ये बात कि इन्होंने ये सोलर किसको कहा है, ये भी जाहिर है ये अब सोचने की नई बात शुरू होगी कि वो सोलर से चला रहे हैं, तो सोलर कौन है, तो ये भी इसमें ज़रा वो किसको कह के गए हैं। तो फिर बाकी चीज़ें जो गलती थी सर, हमारी गलती थी, हमारी गलती थी कि मैंने गलती की कि उनको बाहर भिजवा दिया। अभी तो इनके सारे बुजुर्ग कह रहे हैं हमने नहीं भेजा, हमने नहीं भेजा, हमने नहीं भेजा, रिपोर्टें कह रही हैं इन्होंने भेजा। कभी कहते हैं कि शेरी मुजारी के रोने के ऊपर मैं वो उसको इजाज़त दी भेजने की। बस ये अगर आपको खुद नहीं पता कि आपने क्या किया, आपके पास इतना विजन नहीं था कि 1 साल का आप सोच लेते कि आप इनको भिजवा रहे हैं तो साल बाद ये अगर बाहर चले जाएंगे तो मेरे साथ क्या करेंगे। आपने मरियम को तनकीद का निशाना बनाया, वो जाना चाहती थी अपने वालिद साहब के पास, आपने जाने नहीं दिया,
वो रुक गई है, वो बातें करती है तो उसकी बातें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, टेप कहे मुर्जा साहब या जो कुछ भी कहे। मुर्जा साहब आपने एक बड़ी अच्छी समझ साहब मुर्जा साहब ने बात की कि इनको आज बाहर निकल के वहाँ जलसा करने की जरूरत क्यों पेश आई। देखें नवाज शरीफ जब तक तो एक पेज था तो उस वक्त तो ठीक था, जब वो पेज फटना शुरू हुआ तो आपको याद है कि वो भी बाहर निकल आए थे और उन्होंने वो अवाम के पास चले गए थे। तो जब भी मैंने देखा ये मुर्दा साहब सफ़ा फटना शुरू होता है ना, जो ये सफ़ा है जो एक वन पेज होता है, अब ये फटना शुरू होता है ना, स्पोर्ट की तरफ जाते हैं तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो वन पेज वाला मामला है ना, ये थोड़ा सा ख़राब हुआ है। और ये अब इनको अवाम याद आई है कि नहीं अब अवाम के पास जाना चाहिए और अवाम से सपोर्ट हासिल। ठीक है गुलाम साहब, आपको लगता है ऐसा कुछ है? अवाम के साथ सपोर्ट की जो बात की जा रही है कि वो जाके देखते हैं, ये तो आप अपने वर्कर्स इर्द गिर्द के 4 अजला से 5 अजला से इकट्ठे किए हैं, सरगोदा बलवाल और मियाँ वाली तक से लोग आए हैं, उधर से फैसलाबाद की तरफ तक चन्योट वहाँ से लोग आए हैं, और इसी तरह से इस साइड जो वजीराबाद वाली साइड है वहाँ से। हाँ जी, अच्छा जी जेलम ये वजीराबाद तक, यानी कि लोगों को ऑर्डर था कि बंदों को लेके। अच्छा सर, मुझे अगली खबर पर जाना है। एक एतराफ तो किया यहाँ पे, वो जो बयानिया था कि सबसे सस्ता मुल्क पाकिस्तान है, उसकी जगह अब इमरान खान साहब ने कहा है मुझे पता है कि महंगाई है, सारा वक्त इस बारे में सोचता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई है, लेकिन हमें लोगों को बताना है कि महंगाई क्यों है। $40 से $90 पर चला गया तेल, तो महंगा तो होना था। वो कह रहे हैं आज हमारी टैक्सेशन हमें रिकॉर्ड है, एक्सपोर्ट रिकॉर्ड पर है, ओवरसीज पाकिस्तानी रिकॉर्ड पैसा भेज रहे हैं, तो उन्होंने पॉजिटिव गिनाए लेकिन एक्सेप्ट किया महंगाई को। ये तो आप मानते हैं कि अब उन्होंने चेंज किया उस चीज़ को कि जी सस्ता मुल्क पाकिस्तान है? एक जुमला ही काफ़ी है कि अगर वो कहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ी है, जी 30% आपका रुपया डीवैल्यू हुआ है और आपके डॉलर ज़्यादा हो गए हैं, क्या बढ़ाया आपने? अगर आप ये कहते हैं ना कि फिगर तो आप उधर जाके देखें ना कि आपको समझ लग जाती है। एक्सपोर्ट से कहीं ज़्यादा इंपोर्ट्स बढ़ गई ना, वो गैप तो हम फिल नहीं कर पा रहे। अच्छा अगली खबर, एक और मामला है शहबाज शरीफ साहब, वो भी जो अददी गैप है या नंबर गेम है उसको फिल नहीं कर पा रहे। बाबर डोगर साहब, शहबाज शरीफ साहब क्यों इतने कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे? वो कह रहे हैं जी जब होगी, जब लानी होगी तब देखेंगे, वक्त आने पर बताएंगे अदम एतमाद का, जबकि ये बात हो रही है कि ये जो अगला हफ्ता है बस ये फाइनल है, इसके बाद फिर अदम एतमाद का वक्त गुजर जाएगा, फिर हाँ जल्द से जल्द ज़रूर हो सकते हैं। उसामा साहब, नंबर गेम मेरे हिसाब में तो इनकी पूरी है। अच्छा, सिर्फ शहबाज शरीफ जो हैं वो बड़े मियाँ साहब की तरफ देख रहे हैं और बड़े मियाँ साहब जो हैं वो कहीं और देख रहे हैं। अभी मुझे आज पता चला कि मौलाना फजल रहमान जो हैं उन्होंने 22 तारीख के बाद, 22 फरवरी के बाद उन्होंने सारी अपनी एंगेजमेंट्स ख़त्म कर दी। वो इस्लामाबाद में जाके बैठ जाएंगे और वहाँ पे सिर्फ जोड़ और तोड़ करेंगे। अच्छा, सिर्फ अदम इत्तमाद पे फोकस करेंगे, बाकी सारी मसरूफियात उन्होंने कैंसिल कर दी। शहबाज शरीफ ने मैंने कल भी बताया था कि उन्होंने जो मुझे पता चला कि उन्होंने परसों अचानक रात को 8 बजे 3-4 अहम मिनिस्टर जो थे, उनके जो अहम करीबी लोग थे, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, राना सनाउल्लाह हैं और 3-4 लोग थे, उनको कहा जी फौरी तौर पे जहाँ भी हैं वहाँ से आप मेरे पास आ जाएं। मुझे ये पता है कि 2 मिनिस्टर एक शादी में बैठे हुए थे, जब वो ये फ़ोन किया वो शादी छोड़ के वहाँ से भागे। और जो इतलात हैं वो यही थी कि उनको अहम ड्यूटियाँ साइन की गई कि एक को कहा कि तुम साहिवाल चले जाओ, दूसरे से कहा कि तुम सरगोदे चले जाओ, मियाँ वाली चले जाओ, और उनसे कहा कि फौरी तौर पे पीटीआई के जो लोग हैं उनसे रब्ते करें। अच्छा। और इस तरह उन सब की ड्यूटियाँ लगाई गई। तो बड़ी हैक्टिकली यहाँ पर चीज़ें कर रहे हैं लोगों। अच्छा। पीटीआई के लोगों से रब्ते हैं, पीओ पार्टी भी रब्ते कर रही है, नून लीग भी रब्ते कर रही है, दूसरी तरफ चौधरीयों के साथ भी रब्ते हो रहे हैं। तो एक चीज़ बता दूं कि ये जो चीज़ है ना कि जी नंबर गेम पूरी नहीं हो रही या नंबर गेम नहीं है, नंबर गेम इन्होंने अपनी पूरी की हुई है। अच्छा, इमरान खान साहब ऐसे ही नहीं कि वो जनाब प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो पौने 4 साल के बाद छोड़ गए तो वो अब इधर जो है वो आके जलसे करते फिर रहे हैं। अच्छा। असल चीज़ ये है कि परेशानी तो लग गई है कि ये अगर अदम एतमाद की तहरीक आती है, अब तो जहाँ तक बात है पेज की, तो वो पेज वाले जो हैं अब उनका पेज इमरान खान के साथ कंप्लीट हो रहा है या अपोजिशन के साथ कंप्लीट हो रहा है, ये अब आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। चले गुलाम साहब, नंबर गेम अगर पूरी भी है, बाबर डोगर साहब का ये ख्याल है कि नंबर गेम पूरी है, तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मेरा भी प्लान तैयार है। अभी फिलहाल जो नज़र आ रहा है प्लान वो तो वजारतें बांटने का है, तो इससे वो अंडू कर जाएंगे नंबर गेम को। ये कुछ भी उम्मीद किया जा सकता है खान साहब से
खान साहब ने जितना सियासी तौर पे एक साख होती है तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान, जिनमें सियासतदान भी शामिल हैं, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, वहाँ एक साख होती है जो हर शख्स एंजॉय करता है। हर सियासतदान जो वज़ीर आज़म, डिप्टी वज़ीर आज़म या स्पीकर उधर तक पहुँचता है तो एक सीक्वेंस में सिंक्रोनाइज करके चीज़ें चल रही होती हैं। ये खान साहब वो इत्मीनान, वो साख ख़राब कर बैठे हैं और कोई भी शख्स एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। ये बिल्कुल मैं आपको 100% दुरुस्त, यानी कि ये बात अंदर के हलकों की बात है कि उनका एतमाद नहीं है कि खान साहब अनप्रेडिक्टेबल हैं, किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन एतजाज अहसन साहब कहते हैं कि नून लीग अनप्रेडिक्टेबल है, नून लीग पर कभी पीपल्स पार्टी को एतबार नहीं करना चाहिए। ये एतजाज अहसन साहब का बयान है। अच्छा, सीनियर वो भी सियासतदान भी हैं। एतजाज अहसन साहब हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, लेकिन बात यह है कि वो उनको जो मुखालफत है नवाज शरीफ से उसका अंदाज़ा किया जा सकता है, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट का मैं भी रिपोर्टर रहा हूँ और उनसे बड़ी याद अल्लाह थी, बैठते उठते थे इनके साथ। तो वो जो ज़ख्म उनको लगाया है मियाँ साहब ने, वो तो फिर जाहिर है उस हवाले से हर चीज़ मुर्जा साहब अगर वादा किया था सदर बनाने का तो बता देते, क्यों नहीं बनाया? तो वो दूसरी बात ये कि सारी तहरीक को, वकला तहरीक को हेड करने वाले चौधरी एतजाज अहसन थे जी। और जब सारा कुछ मिल गया तो पीछे कोई याद ही नहीं था कि चौधरी साहब ने तो फिर बड़ा उन्होंने ऐलान भी कर रखा था। एतजाज साहब बिल्कुल इफ्तिखार चौधरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलहदा हैं, उनका ये कहना एतबार नहीं किया जा सकता क्योंकि जरदारी साहब कह चुके हैं इनके साथ हम जन्नत में भी ना जाएं, तो कभी भी इन पर एतबार नहीं किया जा सकता। वो तो अभी हाल ही में चंद दिन पहले तो कह रहे थे कि भाई जो लोग यहाँ दफन नहीं होना चाहते उनसे क्या बात करनी। तो ये तो नहीं हो सकता कि जरदारी साहब तो ये अभी जो खान साहब की बैक टू द पॉइंट के अगर हम बात कर रहे हैं खान साहब नंबर गेम पीपल्स पार्टी के हवाले से, नंबर गेम्स पूरी हैं और जिस तरह मैंने कल भी कहा था, आप याद रखिए 3 लोगों के पास प्लान है, राब्ते भी उन्हीं के हैं। 3 लोग पॉलिटिशियंस हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, मियां नवाज शरीफ साहब हैं और मौलाना फजल रहमान साहब हैं, और चौथी एक शख्सियत है जिनके साथ इन तीनों के बराह रास्त राब्ते हैं और फिर ये पूरी अपनी कोशिश करेंगे। अच्छा सर, वहाँ से ये नहीं होगा तारीख में, क्योंकि इनको माशाल्लाह सर 40 साल से सबको ज़्यादा हो गए हैं, कुछ 40-50 साल इनको सियासत में हो गए हैं, सबको 40 से ज़्यादा ही हैं। मुझे बता दें एक मौका जो बड़ा क्रूशियल मूवमेंट आया हो जहां पर इन सब ने कभी ना कभी एक दूसरे से वादे किए, जहां इन्होंने वो वादा निभा दिया हो, कोई एक वक्त। यानी जरदारी साहब कहते रहे हमने तो मौलाना साहब को भेजा था अपने कैंडिडेट के लिए कि सदारती जो हमारा कैंडिडेट उसको वोट डाले, वो खुद कैंडिडेट बनकर आ गए नून लीग की तरफ से। तो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी हो कहीं भी हो, ये तो 3-3 महीने बाद इनके वादे टूटते रहे। 2 मिनट मुझे मिल जाएंगे? जी थोड़ी सी फ्याजी दिखा दें। अच्छा, मेरी मुर्जा साहब, मेरी कुछ लोगों से बात हुई पीटीआई के या जहांगीर 3 ग्रुप के जो कुछ लोग थे कि मामला आप लोग सारे नून लीग को ज्वाइन भी करना चाह रहे हैं, मामला लटका कहाँ पे होगा? उनका ये कहना, कुछ लोगों का ये कहना था कि जनाब बात ये कि ये है सियासत में कोई चीज़ लखी पड़ी तो होती नहीं है। आज वादा कर रहे हैं, कल वादे से मुकर रहे हैं, तो क्या किया जाएगा? फिर उन्होंने मुझे एक मिसाल दी, एक बंदे ने, एक बड़े अहम बंदे ने मुझे मिसाल दी। उसने कहा जी 2008 में तुम्हें याद होगा कि हुमायूं अख्तर खान साहब नून लीग का मंशूर बनाते फिर रहे थे, बड़े अहम आदमी थे, नवाज शरीफ के साथ मुलाकातें करते थे, इकोनॉमी पे वो मंशूर बना रहे थे और उनको ये बड़ा लारा दिया गया था कि जनाब अगला टिकट आपका लाहौर से। उसके बाद हामिद नासिर चट्ठा साहब जो थे वो भी मियाँ साहब से मुलाकातें कर रहे थे, उनको भी लारा दिया गया था कि गुजरांवाला से टिकट देना है और जनाब वो भी बड़ा मंशूर पे मुशावरत कर रहे थे। जब 2018 की 8 की टिकटें बटी तो ना उसमें हुमायूं अख्तर थे ना हामिद नासिर चट्ठा साहब थे और वो बाद में बेचारे रोते पीटते रहे और लेकिन किसी ने उनको लिफ्ट ही नहीं करवाई। अब मसला ये कि ये अगर रिटर्न एग्रीमेंट भी हो तो उसको बाद में किसने मानना है, कौन सी कोर्ट में वो चैलेंज होना है। तो ये तो सियासी चीज़ें हैं। अब सिर्फ डर ये है, खौफ ये है कि आज तो ये वादा कर रहे हैं, आज ये फंसे हुए हैं जी, कल इससे निकल गए तो फिर कौन इनको शबाशी से मिलेगा, कौन उसको याद कैसे करवाएंगे कि जनाब आपने वादा किया था हमें टिकट देने का, अब दी नहीं, तो किस कोर्ट में जाके चैलेंज करेंगे उसको। चूँकि ब्रेक का वक्त हो गया है, न्यूज़ अपडेट्स हैं, उसके बाद बात के 3 सूबों में मियाँ नवाज शरीफ साहब सबसे मकबूल नज़र आ रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब की मकबूलियत भी बड़ी है। BRT पेशावर मनसूबा आलमी इसको अवार्ड मिल गया है, इसी पर बात होगी ब्रेक के बाद।
अब पता चला। अब पता चला। गैलप पाकिस्तान का सर्वे बहुत ही दिलचस्प नजर आ रहा है। 3 सूबों में सबसे मकबूल लीडर या ये कहें कि मुतमईन किसकी कारकर्दगी से लोग नजर आ रहे हैं, वो नवाज शरीफ हैं। और इमरान खान साहब की मकबूलियत कहें या लोगों का इत्मीनान उनकी कारकर्दगी पर, उसमें कमी नजर आ रही है। लेकिन दिलचस्प बात इस सर्वे में यह भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी, सिंध में उनके पॉइंट्स कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, लोग उनसे मुतमईन नहीं है। लेकिन फिर सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज़्यादा वोट, हुकूमत और 2/3 मेजॉरिटी वाली बात, वो तो हमें उनकी नज़र आती है। और जाहिर है कि अगली दफ़ा भी लगता है कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हराना कोई आसान काम नहीं है। गुलाम रज़ा साहब, क्या कहते हैं आप इस सर्वे के बारे में? मियाँ नवाज शरीफ सबसे मकबूल लीडर, पंजाब में 58% लोग उनसे मुतमईन, खैबर पख्तूनख्वा में 40%, सिंध में 51%। सर्वे की जो सूरत हाल होती है, आपको भी पता है कि सर्वे कहाँ पे, किन शहरों में, किन गाँव में, किन देहात में, और किस तरह की सैम्पलिंग जो है वो ली जाती है सर्वों में, और करवाने वाले भी कौन होते हैं और करने वाले भी कौन होते हैं, रिज़ल्ट भी मैनिपुलेशन है। पाकिस्तान में आपको पता है कि सर्वे की जो सूरत हाल है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी भी सर्वे कंपनी का, लेकिन यहाँ पे सैम्पलिंग के तरीक़ाकार के ऊपर बहुत सारे सवाल हमेशा से उठते आए हैं। अभी ये सर्वे आया है, शायद कोई पार्टी इस वक्त, बल्कि शायद क्या, मैं आपको ख़बर ये दे देता हूँ कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर एक और सर्वे आ जाएगा, उसमें किसी और जमात के लोग जो हैं वो ऊपर होंगे, अच्छा। ये लोग नीचे होंगे। तो ये, हाँ जी, ये सर्वे हमारी कंपनी होती तो आज ठेका शायद हमें भी मिल जाता, लेकिन हमारी सर्वे कंपनी कोई नहीं है। अच्छा। तो ये इस तरह की सूरत हाल, इस तरह के सर्वे जो हैं ये नहीं है। असल तो सर्वा जो भी होता है वो अवाम करती है। जब आप बाहर निकलते हैं, महबूब लीडर कौन है, तो आवाम बता देती है आपको। अभी जो अपने हवारियों के अलावा आप लोगों को इकट्ठे करना हो, तो इस वक्त तक की अगर हम सूरत हाल देखते हैं पंजाब में, वैसे अगर हम पूरा पंजाब जाते आते रहते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, शहरों में भी, कस्बों में भी, देहात में भी, तो हमें ये चीज़ तो नज़र आ रही है कि लोग नवाज शरीफ को याद कर रहे हैं। अच्छा। वो क्योंकि इतना वर्स्ट कारकर्दगी हो गई इस गवर्नमेंट की, इस तरह की सूरत हाल हो गई कि लोग रो भी रहे हैं और लोग साथ गुज़िश्ता हुकूमतों को भी याद कर रहे हैं। अच्छा, नवाज शरीफ को याद कर रहे हैं, सर केपी में भी याद कर रहे हैं। अब गैलप सर्वे में जो है केपी के का, अब उसमें ये कह रहे हैं कि जनाब उस सर्वे में 46% नवाज शरीफ, 44% इमरान खान, 43% शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो आसिफ अली जरदारी 24% है जी। अब मुझे बताएं कि अभी 2 महीने पहले वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए, बड़ा आपको पुरानी बात तो नहीं कर रहा जी जी। उसमें नून लीग की तो एक सिंगल सीट नहीं निकली वहाँ पूरे इलेक्शन में, और वहाँ पर पॉपुलैरिटी में वो 46% है, सबको लीड कर रहे हैं। तो मगर थोड़ा सा मुझे ये अजीब लगा सर्वे, ये उन्हीं दिनों में सर्वे हो रहा है, उन्हीं दिनों में वहाँ पर इलेक्शन चल रहे हैं। तो अगर सबसे पॉपुलर लीडर नवाज शरीफ थे तो नून लीग 2-4 डिस्ट्रिक्ट में जीती, 2-4 चेयरमैन की सीट जीती। आजकल मौलाना अब सर्वे में ये भी है कि पेशावर में, अच्छा एक और चीज़, पेशावर में जनाब कि वो जो गाड़ी चली है, क्या नाम है, बस BRT, उससे जी एक बड़ी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी बढ़ी है और वो JUI जीत गई है। तो मगर मैं ये सर्वे के कंटेंट्स जो हैं इससे मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। अब सिंध में भी नवाज शरीफ लीड कर रहे हैं, सिंध में सीट उनकी एक भी नहीं जीती, जितने वहाँ पे इलेक्शन हुए, और ना उनके पास कैंडिडेट होता है, और कैंडिडेट हो तो वोट कोई नहीं डालता। मैं अर्ज करता हूँ सर, मैं वहाँ खुद गया हूँ, मैं वहाँ सिंध में जब गया, मैं अर्ज करता हूँ पीपल्स पार्टी का। अब मुर्तज़ा साहब सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, अब एक सर्वे में पंजाब के वज़ीर उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो, उनकी परफॉर्मेंस सारे पाकिस्तान में सबसे अच्छी है सर। वो 53% है उनकी परफॉर्मेंस जो है, और पंजाब के 53% लोग उनकी परफॉर्मेंस से खुश हैं सर। मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस, ये सैम्पलिंग कहाँ से हुई है, क्या डीजी खान से हुई है? मुझे डीजी खान के एक बंदे ने कहा जी बैट लगा लें, अगर डीजी खान से भी ये सैम्पलिंग हुई ना, तो वहाँ पर अगर 53% लोग ये कह दें कि उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस से वो खुश हैं, तो मैं समझूंगा कि जनाब कि मैं सारे अपना क्लेम ही छोड़ दें। अच्छा, मैं थोड़ा कहता है 53 छोड़े, वहाँ पे 33% भी याद है तो बड़ी बात है। मैं आपको तो यहाँ पे अब ये सर्वे जो है उस्मामा साहब अब अल्लाह ही बेहतर जानता है, नहीं
सर शायद इलेक्शन की बात और होती है, मुतमईन और होता है। मैं अपना जाती क्या मतलब मैं बता रहा हूं, मेरी गुजारिश तो सुन ले। 53% लोग कह रहे हैं केपीके के 53% लोग जो सर्वे किए उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ बेहतरीन। जी जी जी। तो क्या वोट वो जो है वो इमरान खान को डाल? चले मैं गुजारिश करता हूँ, मैं एक दफा सर सिंध में था, उसामा गाजी साहब, मैं गुजारिश करता हूँ सर इस हवाले से। सिंध में पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा जलसा था और जिस तरह ये बरसी वगैरह और सारा कुछ, तो वहाँ पर मुझे जाना हुआ, मैंने लोगों से वहाँ पर बात की, जलसे में आए हुए थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने उनसे बताया कि यहाँ तो ये उस वक्त गालबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की विफाक में भी गवर्नमेंट थी, ये उस वक्त की बात है। उनसे सवाल पूछे कोई सड़कों का, तालीम का, सेहत का, जो भी आप पूछें, बुरा हाल, वो लोग कह रहे हैं जो आए हुए हैं। मैंने कहा अच्छा, तो आप यहाँ आए हुए हैं तो फिर वोट किसको करेंगे आप अगले इलेक्शन? उनका वोट तो भुट्टो का है। यानी वो एक्सेप्ट करते हैं कि यह कुछ नहीं दिया पीपल्स पार्टी ने हमें, लेकिन वोट हमने भुट्टो को डालना है। ये एक वहां पर शायद उनके एक लगाव है भुट्टो खानदान से, जो भी आप कह लें, तो मुतमईन वो नहीं भी होते, लेकिन वोट तब देते हैं। फिर वो एक बटेलाइज्म कह लें, वो बरादरीइज्म कह लें, सर बरादरी का भी होता है हमारे यहाँ चीज है। आपने जो बात की कि जी पे पार्टी से गिले शिकवे जरूर है, लेकिन हम हैं पे पार्टी के, और बिलावल भुट्टो हमारा लीडर है जी, कारकुन गिले शिकवे हैं, कारकुन है। लेकिन अगर ये कोई बंदा ये कहे कि जनाब बात ये कि नवाज शरीफ जबरदस्त है, उसकी परफॉर्मेंस जबरदस्त थी, लेकिन और मैं उससे बड़ा इंप्रेस हूँ, लेकिन वोट बरादरी को डालना ना उसने, ये कई दफा हो जाता है। हमारा किस तरफ जा रहा है, लोकल पॉलिटिक्स और तरह होती है, ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है। चले बहरहाल सर देख, अब ये तो सर्वे होते रहते हैं। उसामा गाजी साहब, बात ये है कि ज़ियाउल हक साहब के दौर में हम हर साल सुनते थे कि ज़ियाउल हक साहब का जो दौर है बड़ा मिसाली दौर है और वो बड़ी पॉपुलर शख्सियत हैं। फिर हमने ये देखा कि जनेजो साहब की हुकूमत बन गई, तो जनेजो साहब के मतलब सर्वे आ गया कि ये बड़े थे शरीफुन्नफ्स, अल्लाह जन्नत नसीब करे, कि बहुत शरीफुन्नफ्स हैं और बड़े इनके हवाले से है कि बहुत ही पॉपुलर ये वज़ीर आज़म हैं जी। फिर उसके बाद हमने देखा कि नई चीज़ आ गई, वज़ीर आला पंजाब थे मियां नवाज शरीफ, उनके मतलब हर साल सर्वे छपता था। ये सर्वे 4-5 सर्वे कंपनियां हैं, उनका 2-2 सर्वे जो हैं वो हर साल अपने अपने कंडक्ट करती हैं। टोटल पाकिस्तान में कोई 5-6 सर्वे होते हैं और उन 6 सर्वों में 3 लोगों के अलग अलग नताइज होते हैं, जिसमें सारी की सारी पार्टियां खुश हो जाती हैं। अपने हवारियों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो अपने कोई उनका सर्वे होता है तो वो उठा के रखते हैं कि ऐसे ही है। गुलाम साहब मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन जो हकीकी सर्वे अगर हम माने आईनी और कानूनी तौर पर, वो होता है इलेक्शन। यहाँ कोई भी उसको भी नहीं मानता, जो जीत जाए वो कहेगा ठीक है, जो हार जाए वो कहता है नहीं। वही सर्वे का हाल है, वही इलेक्शन का हाल है। नहीं, वो भी अगर आप देखें ना 30 से 40% तक तो वो लोग हैं जो हमेशा से असम्बलियों में रहे हैं। आप 72-71 से आप उठा के देख लें, आपको तो पंजाब में भी, सिंध में भी, केपी में भी, बलूचिस्तान में भी और इस्लामाबाद में भी आपको 30% तो वो होगा जो हर साल हर इलेक्शन में वो 100 खानदान है सर, और हर जगह बैठे। तो ये फिर बरादरीइज्म कह लें या एक वोट बैंक, वो बात सही हुई जो मैं अर्ज कर रहा था कि जब इलेक्शन होता है तो फिर सिर्फ यही फैक्टर नहीं रह जाता, फिर बरादरीइज्म भी होता है, फिर लोकल पॉलिटिक्स है, फिर ग्रुपिंग है, कैंडिडेट का है, ये बात नहीं है। मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा। बरादरीइज्म एक ही बरादरी के कई लोग होते हैं, फिर पार्टी का वोट बैंक नहीं है तो नहीं है। यहाँ पर नून लीग का वोट बैंक है, तो उस बरादरी में वही जीतेगा जो नून लीग के टिकट पे खड़ा होगा। पीटीआई के टिकट पे या फिर पार्टी के टिकट वाला वहाँ से नहीं जीत जाएगा। अगर बरादरी का वोट बैंक इतना है, मैं तो फिर पार्टी के जो है जितने इलेक्टेबल उनको टिकट दे और यहाँ से 4 सीटें ले जाए सर। ये पॉसिबल, ये परफॉर्मेंस। खानेवाल का इलेक्शन जो है ना, खानेवाल का इलेक्शन वो इस बात की मिसाल है। खानेवाल का इलेक्शन जो रिसेंट हुआ, वो अगर वो तहरीक इंसाफ से खड़े हुए तब जीत गए, वो ही नून लीग से खड़े हुए हो तब जीत गए। अच्छा सर, ब्रेक चुके आ जाएगी, मैं एक चीज कर देना सर, बीआरटी को गोल्ड थे ठीक, और उसके बाद वो नून लीग में आए तो जीते सर। गोल्ड स्टैंडर्ड रेटिंग मिली है बीआरटी को सर, इसको अप्रिशिएट तो करना चाहिए सर। ये सर्वे नहीं है, वो हार गए थे, ये कोई सर्वे नहीं है। अगर आलमी सतह पर चाहे हम देखते हैं WHO हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अक़वाम मुत्तहिदा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कहीं तो पाकिस्तान नजर आ रहा है। बीआरटी के बारे में ये आप समझते हैं खुशाइंद है, चले पाकिस्तान की किसी चीज को तो आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। गुलाम रज़ा साहब जल्दी से। जी सर, गुलाम साहब मेरा ख्याल शायद आवाज़ नहीं। बाबर साहब, ADB इसको अप्रिशिएट कर रहा है कि जी वाकई ये बड़ी 100 में से 97 नंबर मिले, शायद 7 दुनिया में हैं जो इस तरह से हासिल कर पाए। बहुत बेहतरीन है, और पेशावर के लोग जो हैं उन्होंने उसका रिएक्शन आपको दे दिया है। रिसेंटली लोकल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन हुआ है उसमें BRT से लोग कितना खुश हैं,
और महंगाई से नाखुश हैं। वाज़ेह मिसाल जो है वो पेशावर का इलेक्शन असमा था, जिसको जो कि JUI वो इलेक्शन जिसमें ANP और बड़े बड़े पिलर जो थे वो उड़ा दिए थे 2018 में PTI ने। वो इलेक्शन जो है वो सूबाई वो JUI जीत गई। से कितनी गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है उससे कितना लोग मुतमईन है सर, सिर्फ BRT से तो नहीं होगा ना। सबसे बड़ा सर्वे जो है वो ठीक है, लेकिन BRT अगर पेशावर में है बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिर्फ लोगों ने उस पर तो नहीं देखना। ये तो एक मंसूबा है, उसकी एक आलमी रेटिंग है। मेरी नज़र में चलें कुछ तो अच्छा आया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गवर्नमेंट का है या कुछ भी, तो पाकिस्तान को चलें किसी सतह पर तो कोई पजीराई मिल रही है। ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम की। अब पता चला। अब पता चला। कराची में एक दफ़ा फिर अफसोसनाक वाक़या, एक सीनियर सहाफ़ी का कत्ल। अतर मतीन स्कूल बच्चों को छोड़ने के बाद वापस आ रहे थे, वहाँ पर डाकू लूट मार कर रहे थे और डाकू ने इन पर भी फायरिंग कर दी जिससे ये मौके पर ही जाँ बहक हो गए। अब सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत इस वाक़े पर कह रहे हैं जी, हम सईद गनी साहब का मैं बयान देख रहा था कि जी हम इसकी तह तक पहुँचेंगे, ज़रूर सज़ा देंगे। ये रोज़ वाक़यात होने कराची में। अब मसला ये है कि शेख रशीद साहब वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनके अंडर पूरा मुल्क आता है, लेकिन फिर कहा जाता है जी सूबे में अमन व अमान जो है वो ख़ास तौर पर 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई हुकूमत का मामला है। तो अब पहले जितने क्राइम्स हुए हैं क्या उन तक पहुंचा जा सका है? कभी कहा जाता है जी सेफ सिटीज़ को बनाना है, कैमरे जगह जगह लगे होने चाहिए, CCTV फुटेज सामने आती है लेकिन वो किसी और से, किसी दुकान से, किसी घर से लेकर उसके बाद भी कुछ पता नहीं लगता। ये वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। बड़ी खौफनाक सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में, जो एक बड़ा अरसा बेअमनी का शिकार रहा और फिर वहाँ पर बेहतरी आई, लेकिन अब दोबारा ये स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। गुलाम रज़ा साहब, हर इस तरह के वाक़े के बाद एक स्टेटमेंट आती है, हर तरफ से आती है, हाईएस्ट लेवल से आती है कि जी नहीं छोड़ा जाएगा कातिलों को, इनको गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन उसके बाद अगले कत्ल तक खुदा न खास्ता वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो दब जाती हैं और फिर अगली दफ़ा फिर वो स्टेटमेंट्स आती हैं और कुछ नहीं हो रहा। सिंध रेंजर्स जो हैं वो इस मामले का बहुत ही अच्छे तरीके से तदारुक कर सकते हैं। इससे पहले कई मरतबा जब उनको इस तरह के अहदाफ दिए गए जिनमें टारगेट किलिंग को रोकना, जिनमें भत्ताखोरी को रोकना, जिसमें इस तरह के जो वाक़यात हैं उनमें कमी करना और काफ़ी इस तरह की जो सोशल क्राइम्स हैं, स्ट्रीट क्राइम्स हैं, उनको रोकना, जब उनको इस हवाले से एतमाद में लिया जाता रहा है हमेशा से, तो बहुत हद तक कराची में उस वक्त में ख़ास तौर पे जो वो रजीम या वो टाइम था, तो वहाँ इस तरह के वाक़यात कम हो गए थे। बड़े शहरों में ये प्रॉब्लम्स होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन इसको सिर्फ़ और सिर्फ अगर रोका जा सकता है तो पुलिस की मदद से इसको रोका जा सकता है। अगर पुलिस वेल इक्विप्ड हो, पुलिस पोलिटिसाइज ना हो और पुलिस के अंदर फर्स्टनास ऑफिसर्स हों। अब बहुत से ऑफिसर्स लाजमी तौर पे फर्स्टनास होंगे सिंध पुलिस के, लेकिन जो पोलिटिसाइजिंग पुलिस की हुई है गुज़िश्ता 25-30 सालों से, उसमें ज़्यादातर लोग इस तरह के आ गए जिसमें ऑफिसर्स भी हैं, एहलकार भी हैं, कि वो प्रॉपर रिस्पांस नहीं करते किसी भी कॉल का, या वो ख़ुद बाज़ अगर कराची में स्ट्रीट क्राइम्स या दीगर क्राइम्स को देखें तो पुलिस के बहुत सारे लोग खुद आपको कार्टल्स चलाते हुए आपको भत्ताखोरों के पीछे या किसी न किसी तरह से उनके हमनवा नज़र आते हैं। सर अभी और अगर हम मंशियात की बात करें तो वो भी, तो आमिर जो इस तरह हमारे भाई आज कत्ल हुए हैं, अतर मतीन, इस को भी, हाँ जी, अतर मतीन, ये बुनियादी तौर पे उस वक्त ये इस तरह का मामला था कि वहाँ लूट मार की जा रही थी, तो उन्होंने उसको देखा, तो जिस तरह एक सहाफ़ी के अंदर एक दर्द होता है कौम का, और वो वहाँ पे रुक गए और उन्होंने ये वहाँ से रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने कोशिश की उस फैमिली की जान छुड़ाने की, तो उसी असना में अभी वो पूछताछ ही रहे थे कौन है, क्या कर रहे हैं, तो इतनी देर में उनको भी गोली मार दी गई। तो ये अगर वहाँ पे कोई नज़दीक CCTV कैमराज नहीं थे तो किसका फेलियर है? वहाँ पे पुलिस नहीं थी, क्या वो सुनसान इलाका था?
जो इस तरह से वहाँ पे किया जा रहा था। तो ये है कि तमाम एजेंसियों का एक ऐसा स्क्वाड बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तश्कील दिया जाए, अच्छा। जिसमें तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जो मेन लोग हैं बिल्कुल सही वो हों, और वो उनके ज़ेर इंतज़ाम एक कंट्रोल रूम बनाया जाए, तो सब लोग अपनी इंफॉर्मेशन शेयरिंग करें। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के जो भी इंफॉर्मेशन हो, और पुलिसिंग इस तरह की हो कि पुलिसिंग फौरी तौर पे कार्रवाई करे। आप न्यूयॉर्क का जो पुलिस सिस्टम है उसको पूरी दुनिया में माना जाता है, वो भी किसी वक्त न्यूयॉर्क भी इसी तरह के क्राइम्स का और इस तरह के जो माफिया वारलॉर्ड्स हैं, माफिया हैं, उनका गढ़ हुआ करता था। तो कभी कोई किसी को लूट भी लिया करते थे स्ट्रीट्स में, और इस तरह के वाकयात भी बहुत ज़्यादा थे। तो ये इसी तरह की पॉलिसिंग की गई थी कि इनिशियली उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी, फिर माफियाज के लोगों को बुलाना, उनसे नेगोशिएट करना, उनको बाहर भेजना, बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं। ये 55 में न्यूयॉर्क को सेटिंग किया गया था। इसी तरह मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची भी बहुत बड़ा है, और इसको भी इस तरह से बेहतर करने की जरूरत है। सईद गनी साहब की स्टेटमेंट है कि कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, बच्चों की तालीम के अखराजात गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जी ये पुलिस का काम है, पहले भी पुलिस अफसरान को बदल दिया जाता है लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल रहा। अब बाबर डोगर साहब, ये अतर मतीन साहब सीनियर प्रोड्यूसर थे समा टीवी पर, जाहिर है हमारा भी फ़र्ज़ है इस बारे में बोलना, हर इंसान की जान कीमती है, मीडिया इस वाले से बात कर रहा है। तारिक मतीन साहब मारूफ मशहूर एंकर, वो इनके भाई हैं, जाहिर है हम सब के लिए बहुत अफसोसनाक दिन है, लेकिन इसका कोई परमानेंट हल तो अब निकालना होगा। अगर सईद गनी साहब भी कह रहे हैं कि जनाब हम कातिल तक पहुँचेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं, बड़ा मसला है बड़े शहर पर जराइम में काबू पाना, और वज़ीर दाखिला भी कह रहे हैं कि कुछ बड़ा करना होगा, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कुछ बड़ा करना होगा, तो क्या करना होगा, कितने और लोगों की जान जाएगी? उसामा साहब, तारिक मतीन साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं। 92 न्यूज़ में मैंने उनके साथ काम भी किया, बड़ा अच्छा काम किया, और उनके ये भाई हैं। बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के। असल इशू ये है कि उसामा साहब जो पुलिस है वो प्रोफेशन नहीं। आप देखें कि सिंध के मेडिकल हॉस्टल में होनहार बच्चियाँ, 2 लड़कियाँ खुदकुशी कर लेती हैं, तीसरी लड़की कोर्ट में चली जाती है, जाके कोर्ट से दरख्वास्त करती है कि जनाब मेरे साथ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, ज्यादती की कोशिश की गई है, कोर्ट नोटिस ले। कोर्ट के नोटिस लेने पे हुकूमत जो है वो हरकत में आती है। सवाल ये पैदा होता है कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान का कमर्शियल हब है, वहाँ पर चोरी डकैती रोज़ का मामूल है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्यों नहीं वहाँ पर लाया जा रहा? क्यों नहीं वहाँ पर CCTV कैमरे लगाए जा रहे? क्यों नहीं कराची को सेफ बनाने के लिए एडिशनल जो होती हैं, जिस तरह जो भी बड़े शहर हैं दुनिया के, वहाँ पर उनको सेफ बनाने के लिए जो भी इकदाम किए जाते हैं वो कराची में क्यों नहीं उठाए जा रहे? इस्लामाबाद जो है सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, चप्पे चप्पे नुक्कर पे लगे हुए हैं, लाहौर में लगे हुए हैं, 2 ख़राब भी हैं, कंप्लेंट भी हैं, बाहर लगे हैं। कराची में भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत वहाँ भी कैमरे होने चाहिए। ये जो फुटेज सामने आई है ये भी मोबाइल की फुटेज है जो किसी ने बनाई है एक साइड से होके। बड़ी हैरानगी है कि इतना बड़ा शहर, वहाँ पर क्राइम रेशो आप देख लें, पिछले 15 साल से पे पार्टी की वहाँ पर गवर्नमेंट है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर इनका अपना है, तो जिम्मेदार तो फिर हुकूमत है, वज़ीर आला है सिंध के जिम्मेदार। अगर इस तरह से निहत्ते लोगों को दिन दिहाड़े, चले रात होती तो मैं मानता, सुबह 9 बजे वो जो डाकू हैं वो सड़क पर खड़े हुए हैं, वो वहाँ पर बड़े तरीके से लोगों को लूट रही हैं। एक गाड़ी आती है उसको हिट करती है और वो उसके बाद दूसरी गाड़ी पे ये खुद बैठे हुए हैं और वो इनको, जब ये गाड़ी सामने आती है वो इन पर फायरिंग कर देते सुबह 9 बजे। और उसामा साहब सुबह 9 बजे अगर इस तरह के वाक़ये दिन दिहाड़े सूरज की रोशनी में हो रहे हैं तो इससे गंदी परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की नहीं। एक फुटेज ये भी सामने आई है कि ये जो डाकू हैं, कातिल हैं, ये एक जो है मोटरसाइकिल को लेकर पैदल भाग रहा है, उसके आगे भाग रहा है, शायद वो हिट करने से मोटरसाइकिल ख़राब हुई है या किसी और से छीनी, जो भी, यानी वो भाग रहे हैं वहाँ से। कोई ये नहीं कि फ़रार कोई मोटरसाइकिल पर हो रहे हैं किसी चीज़ पर, लेकिन कोई अब सुबह 9 बजे का वाक़या, ये कह रही जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। तो उसामा साहब अब रात के 8 बज गए, अभी तक तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई पता नहीं है, कोई इनको क्ल्यू नहीं है। मैं इस तरह रेंजर्स को इख्तियार देने पड़ेंगे स्ट्रीट क्राइम रोकने के, उनको सर फिर रेंजर थी तो उसके क्राइम रेशियो कहाँ थी? सिंध गवर्नमेंट जब से सिंध पुलिस आई है जितना जो इन्फ्लुएंशियल है सब प्रोटेक्शन कर रही है।
पुलिस की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, और जिस तरह आपने सेफ सिटी की बात की है, जिस तरह बड़े शहरों की मिसाल दी है, गुलाम नबी साहब ने उस तरफ जाना होगा। इसके अलावा और कोई हल नज़र नहीं आ रहा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।